व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐं रील ऋक् ऐं ऐ छायावरट् लण् मगणनं झबय घड़दश जबगड़दश खप छट चटतौ कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हम चर्चा कर रहे थे हल संधि के सूत्रों में विसर्ग विसर्जनीय सह सूत्र हमने देखा, उसके बाद हमने ऋण पे देखा। विसर्जनीय सह सूत्र कहता था कि यदि खर पर में हो तो विसर्ग के स्थान पे सकार आदेश हो जाए। इस तरह की बात हमें विसर्जनीय सह सूत्र कह के गया। फिर उसके आगे हमने आगे का सूत्र देखा ऋण पे सूत्र क्या कर रहा था कि ये भी देखो, इस प्रकरण में आप लोग ये चीज विशेष रूप से देख रहे होंगे कि यहाँ पर रू करने वाले सूत्र प्राप्त हैं। कई सारे रू करने वाले सूत्र हमें दिखाई दे रहे हैं और कई सूत्रों ने यहाँ पर रू आदेश किया है। अलग अलग शर्तें हैं, अलग अलग स्थिति हैं, अलग अलग स्थिति में उन्होंने रू आदेश किया है, लेकिन किया जरूर है। अर्थात ये रू प्रकरण में रू आदेश का बड़ा महत्व है। अब इसमें फिर से एक सूत्र प्रस्तुत हुआ ऋण पे। ये भी क्या कह रहा है कि ऋण के नकार को यदि पकार पर में हो तो ऐसी स्थिति में आप रू आदेश कीजिए और विकल्प से कीजिए। अर्थात एक पक्ष में आप रू आदेश कीजिए और एक पक्ष में आप रू आदेश नहीं कीजिए। ये ऋण पे सूत्र ने कहा था। और ये ऋण पे सूत्र को लेकर जो चर्चा हुई थी, हमने एक उदाहरण जो लघु सिद्धांत कौमुदी में ही दिया है, उसी को लेके हमने एक रूप बनाया था। सामान्य रूप बनाया नहीं, सामान्य रूप से दिया था कि आप लोगों को चूंकि पूर्व के कई सूत्रों में वही रूप वही कई सूत्र जो हैं ऐसा सा ही रूप बनवा रहे थे, और जहां तक आप उसको बना सकते हो अपने पूर्व के सूत्रों की मदद से जो आपने पढ़ लिए हैं, आप लोगों को वो रूप बनाने के लिए कहा था। स्थिति दी थी आपको, ये बोर्ड पर है। ऋण पाई की स्थिति थी और रू आदेश आप लोगों को करके हमने दे दिया था कि ऋण पाई में नकार को रू आदेश तो हम कर देते हैं, और रू में रू आदेश होने के बाद में आगे आप इसको कहाँ तक ला सकते हैं, तो ये सब लोगों ने अपने अपने ढंग से लाया होगा। आप भी लाए क्या? कुछ दिखाइए आप भी। और फिर जो फ़ोन पे उनसे भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। अभी आप दिखाइए, आप ले आए इसको। यहाँ था, है ना जी? अच्छा, ये बाद में लिखने का कारण ये वाला? तो पहले लिखा था ना। अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतु अशोरु समुद्दो छंदसी, ठीक है। इससे रू की अनुवृत्ति आ रही है, ये इसलिए लिखा आपने? सूत्र ना पूरा लिखा करो, जैसे सूत्र था ना उसको पूरा लिखा करो। उससे क्या होता है कि सूत्र हमारे फिर याद रह जाता है,
बार बार जब हम सूत्र को लिखते हैं ना तो उससे सूत्र में याद रह जाता है। जैसे यहाँ लिखा ना अनुनासिकात परोनुस्वार, ऐसे पूरा लिख दो, कॉपी की कमी नहीं, पेंसिल की कमी नहीं, है ना। तो लिख सकते हैं नृ पाही नुपाही कर, ठीक है, कुछ अंश में ठीक है, बस उसको थोड़ा और पूरा सा लिखना है। तो आपने भी, आप फ़ोन पे हैं, आपने भी इसको कहीं तक तो रूप को पहुंचाया ही होगा, तो आपने कहाँ तक पहुंचाया इसको, रूप को? आवाज आ रही है आपको? फ़ोन पे आप कनेक्ट है ना लाइन पे? हाँ 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 हाँ, तो कहीं तक तो इसको लेके गए होंगे आप। दिखा तो दिया था, फिर भी मैं बता, हाँ दिखाया था आपने, लेकिन अभी थोड़ा वो आपने बाद में दिखाया था, लेकिन बताइए, फिर भी बता सकते तो नृन पे सूत्र लगा है। पहले नृन में, नृन पाही में नकार की जगह रू आदेश हो गया, ठीक है, और विकल्प से, हाँ विकल्प से, हाँ जी, यानी कि और एक फिर पक्ष में नृ रू धन पाई हो गया, दूसरे पक्ष में नृ और ना एज इट इज रह गया और पाही रूप रह गया, जी हाँ, विकल्प पक्ष में। और फिर जिसमें नृ नृ धन रू था, उसमें उकार उपदेशीय अनुनासिक से इत हो गया, और तस्य लोपः से लोप हो गया उसका। एक मिनट, हम आपकी मदद से बोर्ड पर लिखते जाएंगे, आप जो बोल रहे हैं उसको हम बोर्ड पर लिखते जाएंगे, आपकी मदद से हम उसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। एक पक्ष में आपने क्या बताया कि नृ रू धन पाई है, यहाँ से यात्रा हमारी शुरू हुई, और एक पक्ष में हमने क्या किया, उसको ऐसा ही रहने दिया क्योंकि वो विकल्प से कार्य करता है, ठीक है। यहाँ तक आपने हमें बता दिया। अब इसके आगे आप कह रहे हो कि, आप ही बता दीजिए आप क्या कह रहे हो, फिर से बता दीजिए बोले। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अब नृ powering off. ओहो, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। Bluetooth mode. अब आ गई होगी आवाज, अब बताइए। हाँ जी, फिर नृ धन पाही में एक एज इट इज रह गया, और दूसरे पक्ष में नृ धन रू धन पाही हो गया, रू आदेश हो गया, ठीक है, नकार की जगह, ठीक है, आगे। हाँ हाँ सुन रहे हैं, आगे। हाँ जी, फिर इसमें समझते जाना है। अनुनासिकः लगाने, सूत्र लगने के सबसे बाद, पहले सूत्र लगाया अत्रानुनासिका, हाँ जी हाँ, क्या है पूरा सूत्र? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, हाँ, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। जी। इसमें क्या किया उसने? जो रुद्र हुआ है उसके पूर्व वर्ण को अनुनासिक आदेश हो गया, जी, और इसका जो दूसरा पक्ष था उसमें अनुनासिकात परो अनुस्वारः सूत्र लग के नृ को अनुस्वार आदेश हो गया, आगम हो गया। तो अभी तक दो सूत्र हमारे लगे, अत्र अनुनासिका और अनुनासिकात परो अनुस्वारा, यही कह रहे हैं ना आप? जी हाँ। तो इन दोनों से रूप निकल के क्या आ गया, सिर्फ इन दोनों सूत्र से अभी? हाँ जी, इसमें आ गया है, एक में नृ अनुनासिक वाला, रू रहेगा कि नहीं? हाँ जी, रू रहेगा अभी? समझ नहीं आ रहा, समझ, रू रहेगा अभी? रू, हाँ जी, रकार है, हाँ अभी है ना, ठीक है, यही देखना चाह रहे थे हम, कहीं आप प्रक्रिया गलत ना लगा लें। नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नृ अनुनासिक वाला धन रेख धन पाही, ठीक है।
ठीक है, आगे। और अनुनासिकात परों में नृ अनुस्वार वाला, धन रेफ धन पाही। ठीक है, ठीक है, आगे। फिर आगे इसमें लग गया खरवसान और विसर्जनीय, दोनों में लग गया। हाँ, नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले ये रू के उकार इत्यादि को ना उसको भेजने के लिए फिर सूत्र वो भी लिख देंगे, मतलब क्रम से सूत्र अच्छा। लिखते जाएंगे ना, तो उनको भेज देते हैं उपदेशे से। वो तो मैंने बता दिया था, उपदेशे जनुनासिक बता दिया आपने? अच्छा जी शुरू में बता दिया। अच्छा अच्छा, तो तस्य लोप से फिर हाँ, उपदेश अनुनासिक इत से इस संज्ञा हो गई उकार की, और तस्य लोप से हाँ, लोप भले हो गया। शुरू में भेज दो उसको, या भले फिर जब उसमें रेफ के लिए कार्य करने जाओ तब भेज दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर खरवसान और विसर्जनीय लग गया। ठीक है, और दोनों सूत्रों में ये सूत्र प्रयोग अप्लाई होगा, मतलब। हाँ, जी। खरवसानी तो विसर्जनीय से क्या क्या बन गया? अनुनासिक वाला नृ के साथ विसर्ग हो गया, ओ पाही, ठीक है। और अनुस्वार वाले नृ के साथ भी विसर्ग आ गया, ठीक है। धन पाही दोनों जगह। मैंने वैसे आपको वो भेज दिया देख, भेज दिया वो। अच्छा, मैसेज, हाँ, और मैं बोल रही हूँ, मैं बोल देती हूँ आपको। मैसेज तो है, लेकिन हम उसके बाद बोलते जाओ आप। विसर्जनीय से सहा से नृ में जो विसर्ग है उसका सकार आदेश हो गया, दोनों कंडीशन में। सकार आदेश हो गया दोनों कंडीशन में। अच्छा अच्छा, आपका मैं लिस्ट भी खोल लेता हूँ, जो आप मतलब जो रूप जो बना के आपने भेजा है उस पे आपने बनाया हुआ है। आपने जो रूप बना दिया, विसर्जनीय सह लगा दिया दोनों में, और लगा के आपने निरहिस्पाई और निरहिस्पाई मतलब सकार आदेश करके आपने भेजा है। ये आपका फाइनल रूप इसमें दिख रहा है। हाँ, ठीक है, लेकिन ये कहीं मतलब है नहीं, निरहिस्पाही ये है नहीं। हाँ, लेकिन आपने बना दिया, लेकिन है नहीं, है ना। हाँ, कंडीशन तो मीट कर रही है इनकी। हाँ, मतलब सूत्र तो प्राप्त है, आप ये कहना चाह रहे हैं, सूत्र जी, तो प्राप्त सूत्र है, लेकिन कहीं हमें रूप सिद्धि दिखी नहीं। ठीक है, नहीं दिखी। अच्छा, ये महाराज आप यहाँ तक पकड़ पाए, रूप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए ना। यहाँ पहले हमारे रूप ये दो तो ये आ गए, और एक रूप हमारा विकल्प का पहले से ही रखा हुआ है, वो तो इस तरह का विकल्प से रूप अलग ही रखा हुआ है, इसको अलग ही रख देते हैं हम, कुछ इस तरह का है वो। ऐसे जिस पक्ष में रू आदेश नहीं किया, किसने नहीं किया? रू आदेश किस सूत्र ने नहीं किया विकल्प से, यानी रू आदेश की किस सूत्र की बात हो रही है? जो रू आदेश कर रहा है नृण पे ही कर रहा है ना। नृण पे ने क्या कहा ना कि नृण में विकल्प से कार्य हो, तो जो विकल्प वाला एक ही रूप रह गया ये विकल्प का, और जो कार्य हमें करना है जिसमें रू आदेश हुआ, उसमें रू आदेश होके फिर रू आदेश में फिर दो रूप बन जाते हैं ना। एक में एक को अत्रानुनासिके छेड़ता है, और जिस पक्ष में अत्रानुनासिके नहीं छेड़ता उस पक्ष में फिर दूसरा जो है अनुनासिकात परो अनुस्वार है, वो अनुस्वार करता है, यानी वो दो रूप बना देता है, एक से दो बना देता है, एक से दो रूप बना देता है। तो रूप यहां तक तीन हो गए टोटल, अभी सिद्ध नहीं हुए। अब इनका कहना यह है कि यहां जो स्थिति बनी नृ विसर्ग पाही और नृ विसर्ग पाही, ये एक चंद्र बिंदु वाली, एक सामान्य बिंदु वाली, अर्थात एक अनुनासिक वाली और एक अनुस्वार वाली, इन दोनों स्थितियों में इन्होंने विसर्जनीय सह सूत्र लगाकर इसको सकार आदेश कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? बराबर है, सकार आदेश हो रहा है। कैसे होगा सकार आदेश? अच्छा, ठीक है, सही है, अभी तक के पढ़े हुए सूत्रों के अनुसार सकार आदेश हो जाना चाहिए, लेकिन अब आगे सूत्र प्रस्तुत हो रहा है जो इस सकार आदेश को रोक रहा है। किस स्थिति में रोक रहा है? वस्तुतः यहां पर यदि आप कहो तो विसर्जनीय
इति प्राप्ते। देखना, हम ये नहीं कह रहे लगा, हमने कहा इति प्राप्ते, अर्थात प्राप्त है लेकिन लगाना नहीं है। ये अवश्य लिख लेना, इति प्राप्ते। कहीं ऐसा ना आप फिर ये सोचने लोगों की भी हमें तो लगाना है, ये इति प्राप्ते लगेगा नहीं। लगने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। क्या आ रहा है? कुप्वोहो कपौच। अब देखो, लगने के लिए ये सूत्र आ रहा है। वैसे प्राप्त है, क्योंकि वो विसर्जनीय से सह मांगता क्या है? वो सिर्फ इतना मांगता है कि विसर्ग से पर में मुझे खर मिल जाए। महाराज ये जो है विसर्ग से पर में खर मिल रहा है इसमें इन दोनों रूप में, ये दोनों रूप में विसर्ग से पर में खर मिल रहा है, खर प्रत्याहार का वर्ण मिल रहा है। क्या है खर प्रत्याहार का वर्ण? इसमें खर प्रत्याहार का वर्ण क्या है इन दोनों रूपों में? हाँ, पकार है ना। हाँ, बस यही देखना था। लेकिन अब दूसरा सूत्र प्रस्तुत हुआ, कुप्वोहो। ये सूत्र क्या कहता है? अब इस पे हम देखते हैं, लिख लेते हैं पहले। हाँ, ऊपर ही थोड़ी जगह बना लेते हैं, नीचे तो थोड़े रूप रख लेते हैं। आज थोड़ा कमर कस के बैठो, कुछ कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सा काम। वो हो। अच्छा, ये जो है ना, अभी बताएंगे, खैर इसको अभी लिख ले पहले। ये चिन्ह तो दिख रहे हैं, अर्ध विसर्ग से हैं। आप विसर्ग को अगर ऊपर से बीच में से उड़ा दो तो आधा सा रह जाएगा, ऐसा जैसे ये ऐसे दो विसर्ग हो हैं, उनको इधर से उड़ा दो, एक को उसको उधर से उड़ा दो, हैं ऐसे ऊपर से ऐसे एक बन जाता है। अच्छा, तो ये पहले पढ़ के आए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता देंगे, क्योंकि पहले अपना उसमें आए थे ना, ये सूत्र कौन सा था, तो ल्यास्य प्रयत्न स्वर्णम में आए थे ये, है ना। 8 3 37 क्या है, 36 क्या है, 8 3 37। अच्छा, सबसे पहले विभक्ति देख लेते हैं। बताइए बहुत अच्छा है, बताइए। क्या बात है, कहाँ से मार रहा है आज मोर्चा। सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। किसी ने भेजा, मैंने भी कुछ भेज दिया था। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आपने भी भेजा था, लेकिन आज छुट्टी के बाद पाठ शुरू हुआ है, इस वजह से दोबारा हमने पूछ लिया, कहीं का मैसेज आ रहा है हमने भी, आप इसीलिए कि थोड़ा पाठ की पुनरावृत्ति। और ये प्रथमा द्विवचन, ठीक है। और च कौन सी विभक्ति है? सही पकड़ा आपने। अच्छा, इसमें जो सूत्र है हमारा, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह से विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। विसर्जनीयस्य सह से विसर्जनीय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब इसकी वृत्ति देख लेते हैं, वृत्ति क्या कह रही है। कवर्गे पवर्गे च, यानी ये तो कवर्ग हो चाहे पवर्ग हो, विसर्गस्य, और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह महाराज ये किसके चिन्ह है? ये चिन्ह ककार के पहले है और पकार के पहले है। अब वृत्ति में लिखा है कवर्गे पवर्गे, ये बात तो समझ में आ रही है। कवर्गे मतलब क ख ग, कवर्ग हो गया पूरा, पवर्ग भी समझ आ रहा है, पवर्ग हो गया पूरा, प फ ब। अच्छा, च भी समझ में आ गया, और के लिए लगाते हैं विसर्ग से, अर्थात विसर्ग के स्थान पर, वृत्ति में ये भी अर्थ निकल गया। अब ये ककार के पहले एक चिन्ह है और पाऊ के पहले एक चिन्ह है, इन चिन्हों को क्या बोलते हैं? याद आ रहा है कुछ? इन चिन्हों को क्या बोलते हैं? जिह्वा मूल्य और उपदमान्य। हाँ, जिह्वा मूल्य और उपदमान्य। पहले वाला जिह्वा मूल्य, दूसरा वाला, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। वो गुरु परंपरा से ही समझना, वो पहला जिह्वा मूल्य है और दूसरा जो है वो उपदमान्य है, ठीक है। बोले यदि कवर्ग और पवर्ग का वर्ण कोई आ जाए, कहाँ? विसर्ग से पर में, विसर्ग से पर की बात चल रही है
क्योंकि कवर्गे पवर्गे ये सब सप्तमी है, परमी होगी खड़ी आके, और किससे? विसर्ग से। तो क्या हो जाए? बोले कपौस्तः, अर्थात उनके पहले, यदि आप सरल भाषा में समझो तो आप जो है उनको वैसा ही छोड़ देना, वैसा का वैसा ही, बस उनके पहले ये जिह्वा मूल्य और उपदमान्य का चिन्ह लगा देना। ठीक है। यदि क हो तो क की जगह पे इस तरह से क लिख देना, और यदि प हो तो प की जगह पे परमे। हाँ, और विसर्ग जो है वो गायब हो गया। विसर्ग के स्थान पर हुआ है ना, ये विसर्ग के स्थान पर हुआ है, क्योंकि विसर्गस्य विसर्ग के स्थान पर हुआ है। अब ये रूप हम अपना ले लेते हैं, रूप लेते हैं तो बात पकड़ में आ जाएगी। हम यहां तक आ गए थे, यहां हम विसर्जनीय सह प्राप्त करा रहे थे, लेकिन कवर्ग और पवर्ग की जो विशेष स्थिति है उसमें इसने विसर्जनीय से सह सूत्र को, अपवाद है ये, उसको बाध कर दिया। बाध करके ये सूत्र जो है विशेष रूप से प्रस्तुत हो गया। तो अब ये नृ और नृ, इसमें हम क्या बना दे रूप महाराज? पुस्तक में देख के बता दो, बोले अब तो समझ में आएगी बात। नृ, और अब सकार ना करके विसर्ग की जगह क्या कर दे? जिह्वा मूल्य। ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, और जिह्वा मूल्य और क्या कर दे इसमें? हरिओम स्वामी जी। जी जी, जिह्वा मूल्य तो का वर्ग में लगेगा ना? जिह्वा मूल्य पावर की तो है ये। नहीं, ये तो पाही है ना, ब्रेन पाही। सकार है परे। हाँ, उपदमानी लगेगा, लेकिन चिन्ह वही है। आपने सही कहा, जो आप कह रहे हो समझ गए हम। जिह्वा मूल्य लगेगा कवर्ग में और उपदमानी लगेगा पवर्ग में, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी हाँ। हाँ, बात सही है, लेकिन वो चिन्ह एक सा है। लेकिन बोलने में जो बोलेंगे, बोलने का शुद्धिकरण यही है कि पवर्ग में हमारा लगेगा क्या? उपदमानीय, और कवर्ग में हमारा लगेगा जिह्वा मूल्य। चिन्ह एक सा है, चिन्ह एक सा है। अच्छा, फिर क्या बना रूप हमारा? इसमें भी लगा दीजिए। अच्छा, एक रूप क्या था हमारा पहले ही, वो जिसमें कुछ नहीं हुआ था, जिसमें रू आदेश भी नहीं हुआ था, निन पाही। देखना कोई रूप बचा क्या बनाए बिना। 5 रूप बने होंगे ना इसमें, 1 2 3 4 5। देखना, मिलाओ महाराज, हमारा रूप सारे आ गए या छूट गए? आप मिलाओ, आप मिलाओ, पुस्तक से मिलाओ। हमारे कोई रूप छोड़ तो नहीं दिया, गलती तो नहीं हो गई? आप मिलाओ। ये 5 रूप बनाए हमने, ये यहां से देखो, हमने को छोड़ तो नहीं दिया। पुस्तक से मिला लो। कौन सा बताओ, वही हम कौन से नंबर का? नीचे के है कि नहीं? कौन सा नहीं, पुस्तक में कौन सा छूट गया ये बताइए, कौन से नंबर का छोड़ दिया? ये लास्ट अंतिम में ये ना, नरीन पाई अंतिम। ये क्या है इधर? विसर्ग नहीं दिखा है ना? कहाँ, किस में है विसर्ग? मेरे के इसमें विसर्ग आपने जिह्वा मूल्य डाल दिया ना। एक मिनट, देखिए पहला रूप देखिए, नृ पाही। देखो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है। दूसरा रूप देखिए, नृ पाही। अच्छा, ठीक है। वो 2 रूप लिखने रह गए, वो 2 रूप लिखने इसमें रह गए। ये विसर्ग का ही ये छोड़ दिया ना ये। अच्छा, ये भी उससे कार्य कर रहा है ना, ये भी विकल्प से कार्य कर रहा है। कपो ये सूत्र भी चाद, हाँ चाद विसर्गा, एक पक्ष में विसर्ग रहेगा। तो कौन रूप छूट गया? नृन पाही, ये हो गया नृपाही, नृपाही विसर्ग से हो गया, फिर नृपाही हो गया, फिर नृपाही हो गया। ठीक है, चलो अच्छा है ये आपने बताया। देखो इसमें क्या सावधानी रखेंगे, कई बार एक जैसे से दिखते हैं ये। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, हम कहाँ पहुंच गए थे सबसे बिल्कुल जहां हमने ये कहा था कि नहीं इसके बाद ही ऐसा नहीं बनेगा। कहाँ पे बैठे थे हम उस समय? यहाँ बैठे थे हम।
यहां बैठे थे और यहां बैठे थे। ठीक है, रूप हमने सारे बना दिए थे, लेकिन फिर से अच्छे से। शुरू में हम यहां बैठे थे, यहां से चले थे हम, और जो हमारा विकल्प का रूप था जहां रू आदेश हुआ ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग ही रख लो, जो पुस्तक में दिया हुआ है अलग से। पुस्तक में कहां दिया हुआ है, कौन से नंबर पे है, वो अंतिम में दिया है, उसको छोड़ दो, वहीं अंतिम में ही छोड़ दो, इधर अंत मान लो इधर। अब ये जो रूप है, पहले इसी के दो रूप बनाएंगे, समझना। देखो अच्छा हुआ ये हमने छेड़छाड़ कर दी, अपने हाथ से बनाने का आनंद फिर तभी आता है। इसके ही दो रूप बनाएंगे पहले, किसके, नृ चंद्रबिंदु विसर्ग और पाही। फोन के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, नृ पे चंद्रबिंदु विसर्ग पाही, इसी के दो रूप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे दो रूप इसके, क्योंकि हमारा कुपो कपो सूत्र ही दो रूप बनवा रहा है। कह रहा है एक पक्ष में आप क्या करो, इसको उपदमानी आदेश कर दो। ठीक है, ये नहीं जिह्वा मूल्य इसमें नहीं करना है। जिह्वा मूल्य तो आगे कवर्ग के लिए होगा कहीं, जब कवर्ग का कोई आएगा। सूत्र ने कवर्ग और पवर्ग के लिए आदेश किया है, लेकिन यहां पर हमारे पास केवल उदाहरण पवर्ग का ही है, कवर्ग का है ही नहीं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। कवर्ग को अभी भूल जाइए कुछ देर के लिए। यह सूत्र कह रहा है कवर्ग में जिह्वा मूल्य आदेश करो और पवर्ग में उपदमानीय आदेश करो, लेकिन यहां इसमें कवर्ग का उदाहरण इसने नहीं दिया। आगे रूप सिद्धि होगी ना, वहां आएगा। ठीक है, वहां फिर से सूत्र प्रस्तुत होगा। अभी केवल पवर्ग का उदाहरण है, और पवर्ग में क्या करना है, उपदमानीय। लेकिन उपदमानीय जब ये करने जा रहा है तो सूत्र ये कह रहा है चाद विसर्ग का मतलब क्या है। ये जो अंतिम सूत्र की वृत्ति में जो प्रथम पंक्ति में जो अंतिम जो ये पद है चाद विसर्ग दिख रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि एक पक्ष में, विकल्प है इसका तात्पर्य, एक पक्ष में आप उपदमानीय कर दो, कर दिया, और एक पक्ष में चाद विसर्ग मतलब और विसर्गा भी, मतलब विसर्ग भी रख लो। तो इसका एक पक्ष में हमने क्या कर दिया, ये उपदमानीय आदेश, और दूसरे पक्ष में हम इसी का क्या कर देंगे, खाली ऐसा का ऐसा ही इसको विसर्ग छोड़ देंगे। ऐसा का ऐसा ही यही रह गया। ठीक है, दो रूप बन गए अभी हमारे यहाँ। ठीक है, दो रूप यहां बन गए और एक रूप ये हमारा यहां पहले ही बना हुआ है। अब इसके दो रूप बनाइए। ये बहुत अच्छा हुआ, हमने बीच में छेड़छाड़ कर दी, अब अच्छे से क्लियर होगा। एक एक को पकड़ के चलिए, है ना, जैसे शंभू में चले थे पकड़ के, तो ऐसे क्लियरिटी बनती है। अब इसको पकड़ के चलिए, इसमें भी सूत्र लगाइए, इस पक्ष में भी क्या करो, एक पक्ष में उपदमानीय कर दो, इस पे चंद्र बिंदु नहीं है, सामान्य बिंदु है। ठीक है, और ये उपदमानीय का ऐसे, और दूसरे पक्ष में क्या करना है, इसको विसर्ग को ऐसा कैसे ही रखना है। तो दो रूप ये बन गए, दो रूप ये बन गए, दो रूप ये बन गए, चार, और एक रूप ये बन गया। अब देखिए, ठीक है, अब नहीं छुटा होगा कोई। इन्होंने ऐसे ही बनाया ना क्रम से। देखो पहला रूप जो इनका क्रम है हमने वही चलाया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला रूप ये है, पहला रूप इनका ये है, यहां ये पहला रूप है ना। अच्छा, दूसरा रूप इनका ये है, हमारा भी यही है। ठीक है, पहला रूप ये, नंबर लिख देते हैं, दो दो से कंफ्यूजन खड़ा ना हो जाए। ये लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम से पहला रूप, लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम से दूसरा रूप, लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम से ये तीसरा रूप, लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम से ही चौथा रूप, और ये पांचवा, है ना, जो इसमें क्रम दिया है। तो इस तरह इसने जो है ये कुप्पो ने काम कर दिया। आगे ना, आगे जाके कहीं आता है, अब मैं ऐसे तो याद नहीं कहाँ आता है, कवर्ग के भी उदाहरण मिलते हैं, कवर्ग के भी उदाहरण। उस समय ये सूत्र आपको दिमाग में रखना है, कवर्ग में ये कैसे कार्य करेगा, ये इसका था। एक चीज और है इसमें कि ये कहते हैं कि भाई खरवसान यो विसर्जनीय, ये कहते हैं कि भाई कवर्ग और पवर्ग। आप ध्यान दो इस बात में, ये कवर्ग और पवर्ग में कार्य करता है, तो कवर्ग तो बहुत बड़ा है, 5 वर्ण कवर्ग में आते हैं, है कि नहीं, और पवर्ग में उसमें भी 5 वर्ण आते हैं।
तो क्या है पांचों वर्णों पे काम करेगा? नहीं, केवल इसको कवर्ग के दो वर्ण मिलेंगे का और खा, और पवर्ग के दो वर्ण मिलेंगे पा और फा पर में। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो विसर्ग किया है इसने, ऋत्व को जो विसर्ग किया है, अर्थात रू से इसने विसर्ग बनाया कि नहीं बनाया? रू से विसर्ग किस सूत्र से बनाया था? विसर्जनीय से सह। नहीं, विसर्जनीय से सहा तो लगा ही नहीं, वो तो केवल प्राप्त था। रू से विसर्ग कौन सा सूत्र बनाता है? देखो बहुत काम आने वाला है रूप सिद्धि में आगे। खरवसानो विसर्जनीय। तो खरवसानो विसर्जनीय में शर्त क्या है? पर में क्या मांगता है? खर। खर खर है कि नहीं पर में? तो खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, उन खर प्रत्याहार के वर्णों में जो कवर्ग और पवर्ग के हैं वो केवल 4 ही वर्ण मिलेंगे। कवर्ग के मिलेंगे केवल 2, का और खा। देखो आप खर में क्या क्या आता है, ये देखो ना खर में, आप फिर देखना, बोलो खा, फा, छा, ठ, थ, च, ट, त, ठीक है। पा तो आएगा नहीं, चट त प, नहीं पा आएगा ना, चट त प। कपाया में आगे आएगा, यहां नहीं आएगा। तो आगे फिर क्या आएगा? कपाया आता है ना, तो का और पा, और सर को तो छोड़ दो, उनसे तो हमारा कोई लेना देना पड़ेगा नहीं, ठीक है। लिखने को लिख दो, लिखने को लिख देते हैं। अब आप ये देखो कवर्ग के इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, क्योंकि कवर्ग और पवर्ग पे ही ये सूत्र लग रहा है ना। अब आप देखो इसमें कवर्ग के और पवर्ग के, आपको समझ आ रहा है ना फोन पे? खर प्रत्याहार को लिखा है हमने, इसमें देखो कवर्ग और पवर्ग के कौन कौन से हैं, आप बताइए। इसमें इन 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 वर्णों में कवर्ग के कौन कौन से वर्ण हैं? हाँ हाँ बोलो कोई बात नहीं, गलत भी हो तो डरना नहीं। का और खा है ना केवल, और तो नहीं है ना कवर्ग का इसमें कोई, है कि नहीं? अच्छा, और पवर्ग का? हाँ और है ही नहीं कोई, पा और फाई तो है, और थोड़ी है कुछ, है नहीं ना। इसका मतलब ये सूत्र केवल और केवल जो है इन 4 वर्णों पर ही काम करेगा, क्योंकि जब खर परे होके उसने ऋत्व को ऋत्व विसर्ग किया था, खर पर में रहने से, अर्थात ऋत्व को विसर्ग किया था, रेफ के स्थान पर उसने विसर्ग आदेश किया था खर परे रहने पर, तो खर में उस समय 4 वर्ण मिले थे उसे, का, खा, पा और फा। ये खर के ये वर्ण उसको मिले थे, मतलब वर्ण तो बहुत मिले थे, लेकिन उसमें से खर में हम कवर्ग पवर्ग के लिए यही 2-4 वर्ण हमारे काम में आए ना, क्योंकि आगे कवर्ग और पवर्ग है। तो बस जो सावधानी रखनी है, बस वो यही रखनी है, जब भी आपको विसर्ग से पर में क मिल जाए, विसर्ग से पर में ख मिल जाए, विसर्ग से पर में पा मिल जाए, विसर्ग से पर में फा मिल जाए, तो उसको आप इस तरह से आदेश कर देना है, वो पदमान्य और जिह्वा मूल्य। बस इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बस चिंतन कर लेते हैं ना सूत्र पे, तो वो सूत्र फिर अपना बन जाता है। तो थोड़ा सीधी सी बातों पे भी चिंतन करना चाहिए, और थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी चिंतन करना चाहिए सूत्र पर। अच्छा, दूसरा सूत्र, अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। तस्य परमाम्रेडितम तस्य तस्य परमा मृडितम। तस्य का तो सबको पता होगा कौन सी विभक्ति है, आप भी बताओगे, लेकिन है षष्ठी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, और थोड़ा तुक्का मार लो अगले पद में। किसकी चतुर्थी? एक वचन की चतुर्थी। इसमें चतुर्थी नहीं है, परम है वो प्रथमा है, और आम्रेडितम है वो भी प्रथमा है, ठीक है। परम एक पद है
वो भी प्रथमा का है। आम्रेडितम एक पद है, वो भी प्रथमा का है। तो इसमें क्या है, 3 पद हैं। अब ये कह रहा है द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितम स्यात्, मतलब द्विरुक्तस्य मतलब 2 बार जिसको कहीं, जिसको 2 बार कहा जाए। द्विरुक्तस्य मतलब जिसको 2 बार कहा जाए। द्विरुक्तस्य क्या है, द्वि और उक्तस्य। रू तो ये आगे विसर्ग संधि पढ़ोगे ना, तो जहां जहां रू घुसड़े पड़े रहते हैं, रेप घुसड़े पड़े रहते हैं, ये सब समझ में आ जाएंगे आपको। ये इसमें ना द्वितम षष्ठी ने सप्तमी नहीं आती किसमें, ये अंतिम में जो आम्रेडितम में? हाँ नहीं नहीं नहीं, आम्रेडितम प्रथमा है। मतलब 80 का उसमें सप्तमी। सारे रूप उस तरह नहीं चलते। सारे रूप बहुत जगह अच के रूप चलते हैं, लेकिन सारे रूप अच की तरह नहीं चलते। ठीक है, ऐसा मत चलाओ, सारे रूप अच की तरह नहीं चलाओ। ठीक है, धीरे धीरे होता है शुरू में, धीरे धीरे जितना पढ़ते जाते हैं फिर अपने आप नजर जमने लगती है कौन सी विभक्ति क्या है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितम स्यात्, मतलब परम का मतलब क्या होता है, पर में, पर नहीं, यहां जो अर्थ निकलेगा जो पर में हो। श्रेष्ठ भी होता है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन यहां पर का मतलब क्या निकलेगा, जो पर में हो, जो पर में हो। अच्छा, 2 बार जो कहा जाए, 2 बार जो कहा जाए उसमें जो पर में हो, भाई 2 बार कोई बात कहेंगे तो एक उसमें पूर्व में होगा, एक पर में होगा। 2 बार यदि किसी का नाम ले ले हम, शिव शिव, राम राम, हरि हरि, तो उसमें एक तो पूर्व में बैठेगा, एक पर में बैठेगा। यानी एक पहले बोलोगे, एक बाद में बोलोगे, तो उसको पूर्व और पर कह देते हैं व्याकरण की भाषा में। तो इसमें जो पर में जो आए, बाद में जो आ रहा है वो पर में आ रहा है, ऐसे समझे। जो पर में आ रहा है उस पर वाले को क्या कहेंगे, आम्रेडित, उसकी आम्रेडित संज्ञा हो। 2 बार जो कहा गया हो ऐसे में जो पर में हो उसको आम्रेडित कहेंगे। एक और ये नाम रखने का सूत्र आ गया, संज्ञा सूत्र है, जो 2 बार बोला जाए उसमें जो पर में हो उसको आम्रेडित कहते हैं। अच्छा, जैसे किम शब्द है हमारा, किम शब्द का हमारा क्या बन गया, अभी पढ़ के आए थे आप पीछे, कान, कान बन गया। तो कान, कान की हिंदी क्या होती है, ये कान जो होता है उसकी हिंदी क्या होती है, हमने 2 बार बोल दिया कान कान, 2 कान, ऐसा अपने कान पे हाथ मत लगा लेना कि ये 2 कान, ऐसा नहीं है इसका अर्थ कान का। 2 बार कान लिख दिया तो 2 कान, ऐसा नहीं है। कान कान क्या मतलब, कुछ आ रहा है, हिंदी निकालो इसकी। कान के काम, नहीं, कान की हिंदी किम, किम किम से बना है कान। आप बताओ फोन पर कान की हिंदी। किसको, हाँ, किसको नहीं बोलेंगे, किसको किसको, ठीक है, किसको किसको, है कि नहीं। क्या किसको किसको मैंने सही बोला भाई, हमारी गलती भी तो पकड़ा करो आप लोग। क्या किसको किसको हमने सही बोला भाई, कान है क्या, द्वितीया का बहुवचन है क्या, नहीं है। तो द्वितीया के जब बहुवचन जब बोलते हैं तो एक के लिए थोड़ी बोलते हैं, किनको किनको बोला जाएगा, है कि नहीं। हाँ बस वही हमने गलत बोल दिया था, इसलिए किसी ने पकड़ी नहीं गलती हमारी, हमें खुद ही पकड़नी पड़ी अपनी गलती। तो कान कान मतलब किनको किनको, कुछ सामान देना हो किसी को तो बोले भाई किन किन को देना है, या किनको किनको देना है, किन किन को भी बोल दो, या किनको किनको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पर में जो कान है इसकी क्या संज्ञा हो गई, इसको क्या कह देंगे हम, पर वाले कान को आम्रेडित। और आप जानते हैं या संज्ञा सा प्रयोजनवती, यानी कुछ शास्त्रकार आगे को कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, आगे का कार्य देख लेते हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। तो संज्ञा सूत्र था सामान्य, और गजब की बात यह है कि आगे का सूत्र इस रूप प्रकरण का, संधि का नहीं, इस रूप प्रकरण का आखिरी सूत्र है। क्योंकि रूप प्रकरण हमने कहां से कहां तक पढ़ा था, ये बार बार याद में जानबूझ के दुलाता हूं, आपकी खोपड़ी में सेट हो जाए। 8-3-1 से 8-3-12 तक, तो ये देखो 8-3-12 आ रहा है ना अगला सूत्र, यानी रूप प्रकरण यहां खत्म होने वाला है। ठीक है, यानी रूप प्रकरण में जो हमें जो अनुवृत्ति प्राप्त होती थी अब इसके आगे प्राप्त नहीं होगी,
है कि नहीं है? अच्छा, क्योंकि रूप प्रकरण में प्राप्त थी ना वो 8-3-1 से। अगला सूत्र आ गया, कानाम रेडिते। कानाम रेडिते। कानाम रेडिते। अब जो सूत्र आ रहा है ये इस रूप प्रकरण का आखिरी सूत्र है, अर्थात इसमें भी वही रूह की अनुवृत्ति किससे आ रही है? आप चुप, आप हाँ देख के बताऊंगा। देखा हुआ तो सब भी बता देंगे भाई। मतु वसो बहुत बार आ चुका है। मतु वसो आगे नहीं, इससे आगे रू संबुद्धौ छंदांसी छंदसी। ये हुई ना बात। देखो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो खोपड़ी में बैठ जाएगी। ठीक है, अब इसकी वृत्ति बना लेते हैं। वृत्ति जो है वो देख लेते हैं। कानकारस्य रूह स्याद आमरेडिते। ठीक है, किसमें? काना। अच्छा, ये इसके पद छेद नहीं लिखा हमने, पद रह गए लिखे हुए। कान एक पद है इसमें, ठीक है, और आमरेडित एक पद है इसमें। कान एक पद है और आमरेडित इसमें एक पद है। न प्रथमा है, प्रथमा नहीं षष्ठी, क्योंकि इसके स्थान पे कार्य होना है ना। कान इस तरह का है, देखिए कान ये है, ऊपर लिखा है ना, यही तो है, इसी तरह का कान है। कान और इसमें एक कान पद है और एक है आमरेडिते। आमरेडिते तो आप चला लो, रामा की तरह चला लो भले। सप्तमी में रामा की तरह लगता है, लेकिन रामा की तरह रूप नहीं चलता। उसमें भी रामे होता है ना, लेकिन रामा की तरह नहीं चलता। देखने से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि सप्तमी है। चलो, अब वृत्ति क्या कह रही है? कानकारस्य रूहु स्यादमरेडिते। आमरेडित परे होने पर, आमरेडित क्या है? जो दूसरे वाला कान है ना। आमरेडित परे होने पर कान शब्द के नकार को, आमरेडित परे होने पर कान शब्द के नकार को रू आदेश हो। देखो रू आदेश पहले भी करके आए हम नृन पे में, और रू आदेश इसमें भी हो रहा है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, केवल कान के नकार को रू आदेश कर दिया। ये दो कान है, उसमें इसके कान को क्या कर दिया? रू आदेश कर दिया, और दूसरा कान ऐसा का ऐसा ही रख दिया। अब इसमें रू में फिर वही प्रक्रिया चलाओ। क्या प्रक्रिया चलेगी? सबसे पहले अत्रानुनासिके क्या हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ? ठीक है, और दूसरे में क्या हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? अच्छा, फिर क्या करते हैं हम? वही प्रक्रिया है। क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे। विसर्ग किससे करेंगे? खरवसानो। अच्छा, क्योंकि खर पर में है। हाँ, पकार कहाँ इसमें? खर में केवल पकार ही आता है क्या? कुछ और नहीं आता क्या? ये ककार क्या है? ककार नहीं है क्या खर में? फिर क्या बन गया रूप यहाँ पर? ये अब सूत्र में नहीं लिख रहा हूं, सूत्र आप सुन लिखना कॉपी में। ठीक है, वो बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूं, सूत्र आप लिखना। क्या बन गया ये क्या आ गया यहाँ पर? ऐसे आ गया, विसर्ग आ गया। अच्छा, किससे आया? खरवसान्यो। लेकिन खरवसान्यो विसर्जनीय क्या कहता था कि काम वही होने वाला है, लेकिन यहां अब क्या करना है हमें? इसके बाद जो है इसमें सीधे जो है आपको विसर्ग इत्यादि भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको ये विसर्ग से फिर सकार आदेश करने की जरूरत नहीं है। ये विसर्ग से आपको सकार, देखो रेप को इसमें आपने विसर्ग किया, रेप से आपने इसको
विसर्ग किया। विसर्ग आप किससे करने चले? खरवसान्यो विसर्जनीयस्य से, ठीक है। लेकिन आप जरा ये याद रखो कि जब भी कान शब्द आए, आपको याद है वो वार्तिक हमने पढ़ा था, संपुंका नाम सो वक्तव्य, क्या कहता था वो? संपुंका नाम सो वक्तव्य, देखो क्या कहता था, बताओ मुझे, देख के बताओ। शंपुकानो शो वक्तव्य, शंपुकाना शो वक्तव्य। विसर्ग तक तो ले आए हम खरवसानों से। विसर्ग के बाद अब आप कह रहे हो कि सकार आदेश कर दो। किससे कर दो? विसर्जनीय से सह से कर दो। लेकिन विसर्जनीय से सह नहीं लग रहा, प्राप्त तो है लेकिन लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि संपुंग का नाम से वक्तव्य ने 3 शब्द लिए थे, सम, पुंग और कान। यदि सम, पुंग और कान आ जाए और इससे पर में कहीं अगर सम, पुंग और कान से ये विसर्ग कहीं मिल जाए तो इस विसर्ग को क्या हो जाए? सकार आदेश ही हो जाए। लेकिन आदेश तो भले सकार हो जाए, लेकिन फर्क इतना ही आया। कोई आपसे पूछने लगे रूप सिद्धि में, तो रूप तो वही बनेगा, सकार ही उससे होना था, सकार ही इससे होना था। लेकिन यदि ये पूछने लगे कि किस सूत्र से हुआ है, तो आप कहोगे कि वार्तिक से हुआ है, संपुंग का नाम सो वक्तव्य। तो रूप क्या बन गया? ठीक है, यही है। बस अंतर क्या आया इसमें कांस कान में कि ये जो रूप सिद्ध हुआ, क्योंकि कहीं एक बार ये इधर है ना, कैलाश के आचार्य ने एक बार फंसा दिया था एक बच्चे को। एक बच्चा जाता था पढ़ने, ये तो बिल्कुल अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वो बोले कि कहाँ जा रहे हो? वो आश्रम में ही रहते। बच्चा क्या, महात्मा है, एक महात्मा, नैष्टिक महात्मा। वो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले लघु पढ़ने जा रहा हूँ। तो अच्छा, बोले कांस खान का रूप बताओ मुझे। बोले शुरू से बताओ। चलते चलते, बिल्कुल चलते चलते, मतलब वो वहां से उतर के दूसरे साइड जा ही रहा था। अब उसने बता दिया, ठीक भी बता दिया, यही फंसा दिया। अच्छा, ये जो तुमने सकार किया है, ये तो, और खुद से क्या बोला? सकार किया है, विसर्जन इससे सह से किया है ना, सकार ऐसे। उसने कहा हाँ 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 हाँ, उसी से किया। दिमाग में बैठा रहता है ना कि उसी से किया, तो उससे किया। तो फिर ये संपुंग का नाम सो वक्तव्य कभी सुना है? इसका मतलब क्या है? तो फिर उन्होंने उसको बोला कि ये तो महाराज हमारा संपुंग का नाम सो कर। तो हुआ सकार ही है, लेकिन किससे हुआ है? संपुंग का नाम सो। तो ऐसा ठीक है। अब और क्या बच गया? हाँ, अभी आगे सूत्र। चलो, तो ये 2 रूप बने हैं कांस कान के। ये अगला सूत्र आ रहा है 6 च। सूत्र है 6-1-73। अव्यय और सप्तमी, ठीक है, तो स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। सीधे वृत्ति पे आ जाते हैं कि नहीं। कह रहे हैं हर्षवस्य 6 तुक। कहते हैं कि हर्ष से परे, हर्ष वर्ण हो उससे परे यदि छकार हो, हर्ष वर्ण से परे यदि छकार हो तो उसको तुक का आगम हो जाए। तुक आगम है, आप पहले ही देख के आए थे। और ये कित है, तुक कित है। और कित कहां बैठता है हमेशा? कित हमेशा कहां बैठता है? बाद में अंतव्य बनता है ना, आदंतव टकितों से अंतव्य बनता है। तो फिर उदाहरण ले रहे हैं ये शिव छाया, छकार पर में मिल गया। और वकार, ये हर्ष है कि नहीं है? वकार में अकार है ना, वकार में जो अकार है वो हर्ष है, और पर में ये छ मिल गया, तो सूत्र लग गया। ये सूत्र लगने से क्या हो जाए? तुक का आगम। तुक का आगम हो रहा है तो कहां बैठेगा तुक? तुक का आगम हो रहा है, हर्ष नहीं, हर्ष को होना है ना, ये जो होना है ये हर्ष को होना है, हर्ष के स्थान पर होना है, यानी हर्ष को होना है। जब हर्ष को होना है तो हर्ष के अंत में बैठ जाएगा। हर्ष कहाँ है? यहाँ। ये जो आगम हो रहा है ये हर्ष को हो रहा है। जिसको आगम हो रहा है उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं ना। आगम ये छकार को नहीं हो रहा, आगम ये हर्ष को हो रहा है।
सूत्र की जो वृत्ति है, वृत्ति कह रही है हर्षस्व छेतुक। हर्षस्व षष्ठी है ना, हर्षस्व यानी हर्ष को किसका आगम हो, तुक का आगम हो, किसके परे रहते, छकार के परे रहते। तो इसको हो रहा है तो वकार के बाद में, वकार उत्तराकार के बाद में आएगा ना तुक यहाँ, और ये छाया ऐसे। फिर ये आपका जो तुक का ककार चला गया, तकार का भी ये चला गया, तकार में जो उकार है ये भी चला गया, ये हलंत्यम से चला गया अंतिम वाला, और ये किससे चला गया उकार, नहीं उपदेश से पहले भेजो फिर लोप करना ना, पहले इत करो, भेजना गलत है, पहले इत करो उसको फिर लोप करो, तस्य लोप से लोप करो, पहले इत करो फिर लोप करो। अच्छा तो खाली क्या बच गया यहाँ पर, तकार मात्र शेष रह गया कि नहीं रह गया, बाकी सब चले गए, ये ऐसा तकार मात्र शेष रह गया। अब शिव त और छाया ऐसी ऐसी स्थिति है, इसमें कोई पढ़ा पढ़ाया सूत्र प्राप्त हो रहा है क्या, शिव त और छाया, और थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं क्योंकि इसमें सूत्र लिखने होंगे और थोड़ा सा आपका रिवीजन भी कराना होगा इसमें सूत्र का, और रिवीजन के साथ साथ एक विशेष व्यवस्था भी बतानी होगी। शिव आगे क्या है, तकार, और फिर क्या है, छाया, छाया। कौन सा सूत्र प्राप्त है, बोल रहे थे आप, सही बोल रहे थे, स्तोषुनास्तु प्राप्त है। अच्छा लेकिन अगला सूत्र जो है और भी प्राप्त है, कौन सा प्राप्त है, झलाम जसवंते। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हो, स्तोषुनास्तु कैसे लगेगा स्वामी जी, स्तोषुनास्तु कैसे लगेगा, अच्छा तकार में और छकार के बीच में लगेगा ना, कैसे, स्तोषुनास्तु क्या कहता है, अच्छा 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 वर्ग है, हाँ ठीक है ना। तो स्तोषुनास्तु प्राप्त है, लेकिन स्तोषुनास्तु जो है झलाम जसवंते की दृष्टि में असिद्ध है, तो पहले लगाएंगे कौन सा, झलाम जसवंते। झलाम जसवंते लगा के क्या कर दो, तकार को दकार बना दो, झलाम जसवंते बना देगा इसको, तकार को दकार। अच्छा अब देखो, अब भी प्राप्त है क्या स्तोषुनास्तु, अभी भी प्राप्त है क्योंकि वो तो पूरे तवर्ग पे प्राप्त हो जाता है। अब लगा दो स्तोषुनास्तु, दकार को क्या बना दो अभी स्तोषुनास्तु से, अरे ता तो वही हो जाएगा, हाँ जकार बना दे, क्यों बना दे जकार, त थ द छ छ ज, क्या बना दिया, जकार, ठीक है। पहले ता से दा हुआ, दा से जा हुआ, ठीक है। अब जकार से अब यहां जो है शिव ज और छाया ऐसा बन गया। इसके बाद और कौन सा सूत्र प्राप्त है यहाँ पे, खरिच, देखो लगता है क्या, देखो सारे सूत्रों का अभ्यास हो जाएगा यहीं, फिर क्रम भी बताऊंगा, घबराओ नहीं बिल्कुल है, एकदम सेटिंग बैठा दी जाएगी दिमाग में आपके। खरिच लगता है कि नहीं लगता, जल में आता है क्या जकार, जल से पर में क्या मांगता है, खर, जल से पर में खर मांगता है, छकार खर में आता है कि नहीं आता। और जब ऐसी स्थिति हो तो क्या आदेश करता है, चर, चर आदेश। चर आदेश में क्या बताया था आपको, खरीचा का शॉर्टकट, चर आदेश करना हो तो फोन पे आप बताइए, शॉर्टकट बताया था खरीचा में, ये प्रथम वर्ग, प्रथम। तो जकार किस वर्ग का है, छछा चवर्ग का, तो यानी क्या आ जाएगा, चकार आ जाएगा, ठीक है। क्या बन गया रूप, शिवच छाया। कौन कौन से सूत्र लगे इसमें, इसमें पहला लगा छेचा, हाँ वो तो शुरुआती हो गई उससे, तो बिल्कुल सही बात है, छेचा से तो शुरुआती हुई, ठीक है। तो झलाम जसवंते, छेचा के बाद झलाम जसवंते, स्तोषुनास्तु, फिर खरीच, बस ये क्रम याद रखना, ऐसे ही चलता है क्रम। यदि कहीं प्राप्त हो रहे हो, यदि प्राप्त ही नहीं हो रहे तो क्रम बिगाड़ जाएगा, लेकिन यदि प्राप्त हो रहे हैं तो ये क्रम आप याद रखना। और कई बार लोग क्या करते हैं, कई रूप सिद्धि देखी हमने, लोग डायरेक्ट यहां से शॉर्टकट मारते हैं, शिवधन छाया, डायरेक्ट शॉर्टकट मारोगे तब भी शिव छाया रूप बन जाएगा। देखो सीधे स्तोषुनास्तु लगाओ, बन गया रूप, मार देंगे ना शॉर्टकट, लेकिन वो क्रम गलत है, क्रम यही ठीक है, पहले झलाम जसवंते लगाओ फिर स्तोषुनास्तु लगाओ, ये क्रम खोपड़े फिट कर लो, पहले झलाम जसवंते लगेगा, ये सूत्र के नंबर की स्थिति से यही क्रम ठीक बैठता है।
एक दूसरे की दृष्टि में वो असिद्ध होते हैं। तो सबसे पहले जलाम जसवंत आके खड़ा होता है, इन तीनों सूत्रों को खोपड़ी में बैठा लो, इनकी वृत्ति पर निमित्त पूर्व निमित्त सब। उसके बाद दूसरा स्तोषुनास्तु आके खड़ा होता है, फिर तीसरा खरीचा आके खड़ा होता है, तो रूप बन गया शिवत छाया। नहीं तो शॉर्टकट मार के लोग सीधा खड़ा कर देते, बोले लग गया, क्या लग गया, स्तोषुनास्तु बन गया शिवत छाया। नहीं, वो क्रम गलत हो जाता है। ठीक है, ये हाँ स्वामी जी, जी जी बोलिए बोलिए। ये खरी के सूत्र भी तो मतलब शुरू में लग ही रहा था। खरीचे सूत्र शुरू में लग रहा था, खर पर में है और ये है झल है, झल में आ गया ये, हाँ लग रहा था, लेकिन नंबर की दृष्टि से देखना पड़ेगा ना कौन सा कहाँ है। अच्छा, ठीक है। सपाट सप्ताध्याय की दृष्टि से ही सेटिंग बैठानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम देखो, यदि आप तो स्तोषुनास्तु किस नंबर पे बैठा है, सबसे पहले आदमी की दृष्टि स्तोषुनास्तु पे जाती है, बहुत आदत सी हो जाती है ना उसको करने की। तो वो कौन से नंबर पे बैठा है, 8 4 39 पे। झलाम जसवंते किस पे बैठा है, 8 2 39 पर। स्तोषुनास्तु खरीचे किस पे बैठा है, 8 4 54 पे। ये आप स्वयं अपने हाथ से इनका नंबर लिखकर, अपने कक्ष में बैठकर इनका नंबर लिखकर ये विचार कर लेना कि आज के पाठ में झलाम जसवंते कोई पहले क्यों लगाया और स्तोषुनास्तु को बाद में दूसरे नंबर पे क्यों लगाया और खरीचा को तीसरे नंबर पर क्यों लगाया। इनका नंबर अपने हाथ से लिखकर देखना। ठीक है, आपके फिर दिमाग में, क्योंकि यहां से गए आपने सीधे सीधे रट ली बात की, झलाम जसवंते लगा लिया था, फिर स्तो लगा दिया था, फिर खरीचा, कारण भी तो पता होना चाहिए। तो हमें जो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र हमने पढ़ा था उसकी पद्धति से ऐसा हुआ है, तो ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये हो गया छीचा। चलो अब आगे चलते हैं, आज कर देते हैं काम। अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है और आपका हल संधि का ये अंतिम सूत्र है। हल संधि का पदांतद्वा, हल संधि का अंतिम सूत्र है। बहुत खुशी होती है जब कुछ संधि वंधि पूरी हो जाती है। कई लोग तो अभी कुछ दिन पहले किसी का तिंगत प्रकरण पूरा हुआ था कहीं किसी पाठ में, कुछ दिन पहले, मतलब समझो 2 महीने पहले। तो हमारे पास कोई मिठाई लेके आया, सच कह रहे हैं, मिठाई आई, मिठाई में उनकी समझो गुजिया थी, उनके वो ऐसी जगह के हैं जहाँ ऐसा बनाते हैं, कुछ कुछ उनकी अपनी दक्षिण की चीज़ें थी। मैं कहा ये किस लिए आ गई, बोले हमारा तिंगंत प्रकरण पूरा हो गया। मैंने कहा हैं, अच्छा अभी तो पूरी लघु तो हो ही नहीं है। बोले नहीं, तिंगंत प्रकरण तो बहुत बड़ा पहाड़ है ना, वो पहाड़ पूरा हो गया। तो खुशी होती है ना, है कि नहीं भाई। ऐसा आसान भी नहीं है ना बिल्कुल, ये विद्या के प्रति जो समर्पण रखते हैं, पढ़ते रहते तब तो पूरा होता है, ऐसे थोड़ी पूरा होता है। तो मैं कहा बहुत अच्छी बात है, हम खाते तो है नहीं मिठाई विठाई, लेकिन आपने इतने प्रेम से भिजवाई है तो चलो खाते हैं। तो आपका भी ये हल संधि का अंतिम सूत्र तो है ही, पदांतद्वा, और कुछ नहीं तो है। इसका मतलब ये नहीं है हम आपको ये कह रहे हैं कि आप मिठाई खाओ या मिठाई खिलाओ, एक बात बता रहे हैं कि खुशी तो होती है, एक प्रकरण पूरा होता है, दूसरा प्रकरण आता है। अच्छा, पदांतद्वा, इसमें पदांतद्वा में पदांतात है, तो पदांतात तो आपको पता चल ही रहा होगा कौन सी विभक्ति है। पदांतात, 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 रामात, रामात पंचमी और एक वाह अव्यय। ठीक है ना, वाह आ रहा है तो विकल्प से कार्य करेगा। ठीक है, वृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घात, पदांतात, 6 देखो ये भी गजब करते रहते हैं, हाँ पाणिनि जी भी। दीर्घात, दीर्घात, पदांतात 6, इसमें भी सूत्र लगा रखा है, देखो देख रहे हो आप, दीर्घात पदांतात 6 में भी लगा हुआ है। कौन सा सूत्र लगा हुआ है, ये जो पद है दीर्घात पदांतात 6, इसमें भी सूत्र लगा हुआ है। अरे अभी जो 3 का क्रम था वो इसी तरह लगा हुआ है भाई। पदांतात लिखो आप, पदांतात से फिर वहीं पहुंचो, फिर वहीं पहुंचो, फिर वहीं पहुंचो, ऐसे थोड़ा विचार करना चाहिए ना, तो वही तो लगा हुआ है। अच्छा, कह रहे हैं कि पदांत दीर्घ से यदि छकार परे हो, पहले वाले में उन्होंने क्या कहा था, हर्ष से, लेकिन पद और अपद की कोई बात नहीं कही थी, केवल हर्ष से पर में कहा था। ये 2 बातें कह रहा है, दीर्घ भी कह रहा है और पद भी कह रहा है, यानी ये 2 शर्तें मांगेगा, एक तो दीर्घ हो और एक जो हो वो
पदांत भी हो। तो पदांत दीर्घ से परे यदि छकार हो तो विकल्प से तुक का आगम हो, अर्थात एक पक्ष में तुक का आगम हो, एक पक्ष में नहीं हो। रूप ले लो, लक्ष्मी छाया, कर दो तुक का आगम। इधर ये दीर्घ है, हाँ, और ये पदांत भी है, और पर में छकार भी है, तो पदांता द्वा सूत्र लगा दो। क्या कहेगा सूत्र? दीर्घ से दीर्घ को क्या हो जाए? तुक का आगम हो जाए। दीर्घ से, देखो इसमें क्या है, इसमें दीर्घ से बोला है, ठीक है, दीर्घ से बोला है, तो दीर्घ से बोलने पर क्या कहते हैं? दीर्घ से पंचमी निर्देशो बलियान हो जाती है ना, पंचमी निर्देश, उभय निर्देशो पंचमी निर्देश है, बलियान हो जाती है। तो उस हिसाब से हम जब लगाएंगे, क्योंकि 6 जो है, 6 की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, किससे? 6 चा सूत्र से। इसमें 6 चा सूत्र से 6 की अनुवृत्ति आ रही है, तो 6 की अनुवृत्ति आने के कारण 6 सप्तमी है और पदांतात पंचमी है, तो 2 विभक्ति मिल गई, एक पंचमी और एक सप्तमी। जब 2 विभक्ति मिल जाती है, पंचमी और सप्तमी, तो क्या हो जाता है? उभय निर्देशो पंचमी निर्देशो बलियान। और फिर सप्तमी जो है किस तरह कार्य करती है? षष्ठी की तरह। सप्तमी किस तरह काम करती है? षष्ठी की तरह। सप्तमी क्या थी? 6। किसकी सप्तमी थी? छकार की। तो वो सप्तमी की जगह अगर षष्ठी की जगह, सप्तमी से अगर वो षष्ठी की तरह कार्य करने लगे, तो छकार को तुक का आगम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? छकार को तुक का आगम, जैसे पहले किसको? छकार को ही तुक का आगम हुआ था, या हर्ष को हुआ था? हर्ष को हुआ था, वहां पर हर्ष को हुआ था। लेकिन यहां जो है क्या होना चाहिए? एक तरह से छकार को तुक का आगम। यदि छकार को तुक का आगम आप करोगे, यदि करोगे, तो तुक का आगम कहां बैठता है? कित है ना, कित कहां बैठता है? अंतव्यव बन के। तो छकार का अंतव्यव बना दो, छकार से पर में, छकार से पर में तुक लिख दो, रूप ही अनिष्ट बन जाएगा। सूत्र सामान्य रूप से यदि पढ़ा जाए तो सूत्र कह रहा है कि छकार को तुक का आगम हो। सामान्य रूप से पढ़ा जाए, यदि गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा जाए, हम सीधा सीधा आइडिया लगा लेंगे कि पंचमी और सप्तमी है। और हमने एक बात सीखी थी कि उभय निर्देश हो, पंचमी निर्देश जो है बलियान होता है, उसके हिसाब से सप्तमी तो षष्ठी में परिणत हो गई, यानी षष्ठी आ गई छकार में, षष्ठी आ गई तो छकार को ही तुक का आगम होने वाला है, क्योंकि षष्ठी के स्थान पे तो कार्य होते आए हैं, चाहे आगम हो या आदेश हो। होते तो षष्ठी में ही है, वो अलग बात है। चाहे आगम होता है तो मित्रवत बैठ जाता है, आदेश होता है तो हटा के बैठ जाता है। यहां पर आगम में तो मित्रवत बैठ जाएगा, फिर बैठने की बात आएगी तो आदंतो टकितो से व्यवस्था देंगे, व्यवस्था देने से क्या होगा? तुक को छकार के बाद में बैठा देंगे। ये सामान्य बात है जो हमने पढ़ी है उसके अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गुरु परंपरा से पता चलता है। अभी आगे सूत्र भी पता चलेगा। अभी वो कहते हैं कि जैसे आपने उसमें हर्ष को किया था ना आगम तुक का, इसमें दीर्घ को आगम होता है तुक को। तो दीर्घ को आगम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, और दीर्घ का आगम यानी तुक बाद में आएगा तो यहां तुक आ जाएगा, और बाद में छाया, फिर क्या हो गया? लक्ष्मी, और तकार रह गया खाली, और बाद में क्या है? छाया, पर में, बाद में नहीं पर में। पुष्पा दीक्षित जी जो है माता जी, वो तो ये बोलती हैं बाद नहीं बोलना चाहिए। आपने नाम सुना है पुष्पा दीक्षित जी का? नहीं सुना? माता जी हैं, व्याकरण के क्षेत्र में बड़ा भारी कार्य किया है उन्होंने, अभी जीवित हैं, शरीर है 60 65 70 साल, कितने का हम नहीं जानते, 60 65 साल का तो लगता है शरीर। तो झारखंड में है, अष्टाध्यायी पढ़ाती हैं, निःशुल्क खाने रहने का देती हैं विद्यार्थी को, वहीं रहो वहीं पढ़ो। गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है झारखंड में, लेकिन अष्टाध्यायी को इतने मनमोहक तरीके से पढ़ाती हैं कि बहुत कहानी की तरह, ऐसे कि शीघ्र जो है बुद्धि में बैठता है। ठीक है, हमारा समय नहीं मिलता, नहीं हमारा तो कभी कभी ऐसी माता के तो दर्शन करने चाहिए, हमारा होता है। देखो कितना वो लेके चल रही हैं। हाँ, हमारा मन करता है कभी समय मिलेगा दर्शन अवश्य करेंगे ऐसी माता के। हैं, बड़ा व्याकरण के क्षेत्र में बड़ा कार्य उन्होंने किया है। और अभी जिनको पद्म विभूषण मिला ना, उन सब से उन्होंने पढ़ाई की हुई है। अभी इनको है ना राम यत्न शुक्ल जी, जो काशी के एकदम धुरंधर विद्वान है व्याकरण के, अभी उनको ये अभी सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया है। हाँ, पुरस्कार पद्म बड़ा होता है ना, वो दिया है, अभी उनको विभूषित किया है। तो उन सब से तो वो उन सब की परंपरा से पड़ी हुई हैं, मतलब खूब अच्छी व्याकरण की ज्ञाता है।
वो हमेशा ये बोला करती हैं, जैसे बोलते हैं ना बाद में, कहती बाद में नहीं कहो, पर में कहो। जैसे हमने बोला ना ताकि बाद में छाया, बोले ऐसा नहीं बोलो, ताकि पर में छाया, ऐसा बोलो। इसलिए याद आ गई हमें उनकी बात। तो ये लक्ष्मी त छाया, अब क्या बना दो उसमें, वही 3 सूत्र लगा दो। पहला कौन सा लगता है, जलाम जसवंते। दूसरा कौन सा लगता है, जलाम जसवंते क्या करेगा, तकार को दकार। फिर क्या लगेगा, स्तोहोश्चु नाश्चु, क्या करेगा दकार को जकार। फिर क्या लगेगा, खरीचे, जकार को क्या करेगा। तो फाइनल रूप क्या बनेगा, लक्ष्मी छाया। और एक पक्ष में नहीं हुआ आदेश, तो एक पक्ष में रूप क्या रह जाएगा विकल्प से, ऐसा का ऐसा ही, लक्ष्मी छाया। अब ये बात आ जाती है निकल के कि भाई आपने जो ये कहा कि छकार का अवयव ना बने, दीर्घ का ही अवयव बने, इसका कोई प्रमाण दीजिए। तो पाणिनि जी के सूत्र में स्वयं इसका प्रमाण है। पाणिनि जी का एक सूत्र है, वो लिख देते हैं, पता हो तो आप लोग बताइए, आप लोग पढ़े पढ़ाए लोग हैं, नहीं पता तो आ ही रहा है निकल के पिटारे में से माल। पाणिनि जी का एक सूत्र ही प्रमाण है इसमें कि यदि आपको तुक का आगम करना है ऐसी स्थिति में, तो तुक का आगम दीर्घ को ही होना चाहिए। ये पाणिनि जी के सूत्र में ही उन्होंने प्रमाण दे दिया है याद किसी को, चलो लिख देते हैं फटाफट। सूत्र है 2 4 25, निकालो, है अष्टाध्यायी, 2 4 25 सूत्र निकालो। 2 4 25 देखो सूत्र मिलेगा वहां पर। 2 4 25 पर क्या सूत्र लिखा है सब मुझे बताएं। और सूत्र में देखना पाणिनि जी ने ये बात लगाई हुई है। 2 4 25 निकालिए सूत्र नंबर। विभाषा सेना शूरो, विभाषा सेना, आगे क्या है, सुराच छाया, सुराच छाया, क्या है फिर, सुराच छाया। सूत्र पूरा ही लिख देना चाहिए। शाला निशानाम, आपको मिल गया फोन पे, जी मिल गया मुझे। हाँ क्या है सूत्र, ये 2 4 25 पे है, कितने पे बैठा है, 2 4 25। हाँ मुझे तो यही लिखा हुआ है मेरी पुस्तक में, तो 2 4 25 पे बैठा है। इसमें देखिए आपको इन्होंने यहाँ पे सुरात और छाया था, तो यहाँ इन्होंने जो रेफ के आगे में जो उत्तरोत्तर जो आकार है दीर्घ, उसी को किया कि नहीं किया, तुक्का आगम, छकार के बाद तो नहीं किया ना, ये प्रमाण है। ठीक है, इसको लिख लेना, यदि आप लोगों ने कभी लिखा ना हो इस सूत्र को प्रमाण के रूप में लिख लेना कि पदांता द्वा जो है वो आप जो कहते थे कि छकार का अंतावयव बने तुक, वो नहीं बनेगा, ये गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। पाणिनि जी ने स्वयं अपने सूत्र में इसका इंप्लीमेंटेशन दिखाया है कि विभाषा सेना सुराच छाया शाला निशानाम, शाला निशानाम, ये स्पष्ट जो है इन्होंने शाला निशानाम इस सूत्र में 2 4 25 में कर दिया है। तो इस तरह से ये आपका आज इति हल संधि प्रकरण जो है पूरा हो जाता है। आपका हो गया संज्ञा प्रकरण, हो गया अच संधि पूरी हो गई, हल संधि पूरी हो गई। अब धीरे धीरे जैसे ही विसर्ग संधि पूरी होने की जा रही है, अब हम आपसे जो है पूछना चालू क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ, आज जो पाठ में थे आज के भगवत गीता के, विहाय शब्द आया था? जी आया था। उस समय याद आई थी लघु के पाठ की? विहाय का क्या मतलब था, कौन से श्लोक में आया था विहाय? हाँ, वासांसी यथा विहाय। तो विहाय का मतलब हम पीछे किस सूत्र में पढ़ के आए थे अभी अभी? ऐसे मैपिंग चलती रहती है मस्तिष्क में। अरे इसी को तो मनन कहते हैं भाई, इसी की तो आदत बनानी है। और करना क्या है हमें भाई, श्रवण, खाली श्रवण ना रहे ना, मनन में बदलना चाहिए, तभी वो निध्यासन तक बात जाएगी, तभी बोध होगा। तो कहाँ आया था अभी कुछ दिन पहले विहाय शब्द? अभी अभी सूत्र बहुत घिस रहे हैं हम। हाँ, अनुनासिका वाले में आया था कि नहीं आया था? अनुनासिकम विहाय शब्द आया कि नहीं वृत्ति में, अनुनासिक को छोड़कर। और वही आया था आज विहाय। क्या कहते थे कि इस पुराने शरीर को छोड़कर, है जैसे कपड़े बदल रहे हैं। हाँ,
बस ऐसे थोड़ा सा मैपिंग किया करो, तभी आनंद आता है। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।